हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 159 का ट्यूटोरियल। अच्छा राउंड था, इसमें हम ए टू डी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो फॉर श्योर इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहला क्वेश्चन है मिनिमम एडजेसेंट स्वैप्स टू अल्टरनेट पैरिटी। ठीक, तो देखो क्वेश्चन का जो नाम है वो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपको करना क्या है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इस एक एरे दी हुई की डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की, आपको उसको इस तरीके से अरेंज करना है सच दैट कि आपका जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हो उनकी पैरिटी अलग हो। अब पैरिटी क्या होती है? पैरिटी मतलब कि इवन है या फिर ऑड है। ठीक, तो मतलब कि एडजेसेंट कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि दो इवन साथ में हो या फिर दो ऑड साथ में हो। तो बेसिकली इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड ऐसे आपको ये अरेंज करना है, या फिर ऑड इवन इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, बस अल्टरनेट एलिमेंट्स आपके जो होने चाहिए वो डिफरेंट पैरिटी के होने चाहिए। ठीक, सॉरी अल्टरनेट नहीं, एडजेसेंट एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो डिफरेंट पैरिटी के होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप एक अब चेंज कैसे कर सकते हो एरे को? तो आप एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन में आप किसी भी एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को उसके बगल वाले एलिमेंट से स्वैप कर सकते हो। आपको बताना है मिनिमम कितने नंबर ऑफ आपको ऐसे मूव्स लगेंगे सच दैट कि आप इस एरे को एक अल्टरनेट पैरिटी वाली एरे में कन्वर्ट कर पाओ। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते एक बार। तो देखो नंबर्स देखो इसमें एज सच मैटर नहीं करते, चाहे तुम्हारा 2 लिखा हो या फिर 242 लिखा हो, ये इट इज़ कंसिडर टू बी सेम नंबर, क्योंकि आपको केवल पैरिटी से लेना देना है। ठीक, तो वी कैन जस्ट टेक कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बस हमें देखना है कि ऑड गिवन है या फिर इवन गिवन है। ठीक, तो हम बस ऑड इवन के टर्म्स में ही लेते हैं, क्योंकि आपका 2 लिखा हो या फिर 22 लिखा हो दैट डजंट मेक, क्योंकि ये भी इवन है ये भी इवन है, तो आपको बस पैरिटी से लेना देना है। ठीक, तो हम इसी टर्म्स में एरे को लेते हैं। लेट्स से कि आपका एक ऑड दिया था, इवन इवन ऑड ऑड इवन ऑड। ठीक, लेट्स से आपका ये एरे दिया। अब हम देखते हैं कि पॉसिबल केसेस क्या क्या है। ठीक, इसमें क्योंकि एक चीज़ ये भी दी है कि अगर आप ऐसे किसी टर्म्स में इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, कितने भी ऑपरेशन लगाने के बाद भी अगर आप इसको अल्टरनेट पैरिटी वाले एरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या रिटर्न करना है? आपको -1 रिटर्न करना है। तो पहले हम देख लेते हैं -1 वाले केसेस कौन से होंगे। तो देखो -1 वाले केसेस कब आएगा केवल, क्योंकि देखो आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से एडजेसेंट एलिमेंट से स्वैप करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। इस एलिमेंट को आप किसी भी पोजीशन पे ले जा सकते हो, इसको भी किसी भी पोजीशन पे ले जा सकते हो। तो अगर आपकी एरे ऐसी होगी जिसको आप अल्टरनेट पैरिटी के एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो डेफिनेटली आप कितने नंबर ऑफ मूव्स में कर लोगे। ठीक, अब किस केसेस में आप नहीं कर पाओगे? देखो इस केसेस में नहीं कर पाओगे कि आप मान लो आपके जो इवन नंबर्स हैं, तो बेसिकली देखो अगर आपकी मान लो 5 साइज़ की एरे, ठीक 5 साइज़ की एरे हो, तो इसमें देखो ऑड वाले प्लेसेस कितने होंगे? ऑड वाले प्लेसेस आपके मान लो 3 हैं और इवन वाले प्लेसेस आपके 2 हैं। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी नंबर्स हैं, मान लो n का साइज n जितना भी आपका जितने टोटल नंबर्स हैं वो बाय 2 आपके उतने ही ऑड होने चाहिए और उतने ही इवन होने चाहिए। ठीक है, एक ऑड के केस में क्या होगा, एक एलिमेंट को एक एक्स्ट्रा होगा। ठीक, तो बेसिकली अगर 5 का केस है तो 3 ऑड्स हो सकते हैं, 2 इवन्स हो सकते हैं, या फिर 3 इवन्स हो सकते हैं और 2 ऑड हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि अल्टरनेट रख रहे हो ना, तो बाय 2 + 1 से एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर मान लो कि 6 है आपकी एरे का साइज़, तो 3 ऑड होने चाहिए, 3 इवन होने चाहिए आपके एरे में, क्योंकि अल्टरनेट जब भी आप रखोगे तो एट द एंड आपके 3 इवन और 3 ऑड प्लेसेस तो होंगे ही। ठीक, 6 साइज़ की एरे है तो उसमें 3 इवन और 3 ऑड प्लेसेस होंगे। अगर आपकी 5 साइज़ की एरे है तो 3 एक टाइप के प्लेसेस होंगे और 2 एक टाइप के प्लेसेस होंगे। अब 3 इवन भी हो सकते हैं और 2 ऑड हो सकते हैं, या फिर 3 ऑड हो सकते हैं और 2 इवन हो सकते हैं। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर देखो इवन है, अगर n का साइज इवन है तो आपका क्या होना चाहिए, बराबर नंबर ऑफ इवन बराबर नंबर ऑफ ऑड्स, जो कि क्या है n/2। अगर आपका ऑड है तो क्या होना चाहिए, या तो आपका ऑड जो होना चाहिए वो इवन +1 के बराबर होना चाहिए, या तो इवन जो होना चाहिए वो ऑड +1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा -1 रिटर्न कर सकते हो कि मैं कभी अरेंज ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब भाई मेरे पास सफिशिएंट नंबर्स ही नहीं है, जितने मेरे पास इवन और ऑड के प्लेसेस है उतने मेरे पास इवन या ऑड है ही नहीं, तो फिर मैं उसको अरेंज कैसे कर पाऊंगा। ठीक, तो दिस इज़ द केस फॉर -1। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो हमारा सब कुछ सही है, n/2 नंबर्स ऑफ इवन है, n/2 नंबर ऑफ ऑड्स है, या फिर वो ऑड के केस में हमारा जो ऑड है वो इवन +1 के बराबर है, या फिर इवन जो है वो ऑड +1 के बराबर है, हमारा सब कुछ सही है, -1 वाला केस नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, देखो उस केस में देखो मैं करूँगा कि अगर मान लो देखो 2 केसेस में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। मान लो मेरे क्या है, मेरे मान लो इवन वाला केस देखते पहले हम, मान लो n की वैल्यू 6 है मेरे, और 3 इवन है और 3 ऑड है। ठीक, अब मैं देखो मैं 2 चीज़ें चेक करूँगा। पहला मैं चेक करूँगा कि स्टार्टिंग में किससे करूँ, स्टार्टिंग में इवन से करूँ, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे मैं रख के एक बार देखूँ। एक बार क्या करूँ, एक बार मैं ऑड से स्टार्टिंग करूँ, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ठीक,
इसमें मान लो मेरे को 5 मूव लग रहा है ये बनाने में, और ये बनाने में मेरे को कितने, ये बनाने वाले मेरे को 4 मूव लग रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली 4 वाला पिक करना चाहूँगा ना, क्योंकि अगर मैं दोनों का काउंट सेम है तो मैं किसी एक से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, किसी दूसरे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये केस मेरा तब नहीं होगा जब मेरा मान लो n की वैल्यू 5 है और ऑड की वैल्यू मेरा 3 है और इवन की वैल्यू मेरा 2 है। तो अब मेरे को हमेशा ऑड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं इवन से स्टार्ट करूँ या ऑड से स्टार्ट करूँ, क्योंकि अब मेरे को हमेशा, क्योंकि मेरे देखो अब अगर मैं ऑड से स्टार्ट करूँगा तो मेरे ऑड वाले प्लेसेस जो होंगे वो 3 हो जाएंगे, और क्योंकि मेरे पास 3 ही ऑड नंबर्स हैं तो मेरे को हमेशा ऑड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये कैसा होता कि मेरा ई की वैल्यू 3 थी और ऑड की वैल्यू मेरी क्या थी, 2 के बराबर थी, तो मेरे को अब हमेशा इवन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, ये तो बात हो गई। अब मान लो मुझे पता है कि मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मेरे को पता लगाना है कि बताओ मेरे नंबर ऑफ मूव्स कितने लगेंगे। ठीक, अब मेरे को ये चीज़ पता है कि मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम अपनी एरे में निकाल लो। अगर मान लो तुम ऑड से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, अगर मान लो तुम ऑड से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम निकाल लो कि मेरे एरे में ऑड कहाँ कहाँ पे है। ठीक, मान लो मेरे एरे में सेकंड प्लेस पे ऑड था, फिर थर्ड प्लेस पे था, फिर फिफ्थ प्लेस पे था। ये मैंने निकाल लिया कि मेरे इस प्लेस पे मेरा ऑड नंबर्स ओरिजिनल एरे में दिया हुआ था। ठीक, अब देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो अगर मान लो तुम्हारी ये एरे है, अब इसमें तुमने अगर ये निकाल लिया कि ऑड को अपने सही प्लेस पे लाने के लिए कितने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, तो तुमने ये भी निकाल लिया कि इवन्स को उनके नंबर ऑफ उनके मतलब कि सही पोजीशन पे लाने पे कितने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। तो बेसिकली अगर सारे ऑड्स अपने सही प्लेस पे हैं तो सारे इवेंट्स भी अल्टीमेटली अपने सही प्लेस पे होंगे, क्योंकि एक भी ऐसा ऑड नहीं है जो कि अपनी प्लेस से मिसप्लेस्ड है। तो यानी कि कोई इवन ने किसी ऑड की जगह नहीं ली तो किसी ऑड ने भी किसी इवेंट की जगह नहीं ली, यानी कि सारे ऑड अगर अपने प्लेस में है तो सारे इवेंट्स भी अपने प्लेस पे होंगे। तो बस तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें पता करना है तुम जिससे स्टार्ट कर रहे हो वो वाले सारे नंबर्स को लाने में मिनिमम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे तुम्हें। तो देखो अब क्योंकि तुम्हें पता है, अगर मान लो तुम्हें ऑड से स्टार्ट करना है, ऑड से स्टार्ट करना है और ऑड के तुम्हें प्लेसेस पता है, अब देखो तुम्हें ये भी पता है कि मेरा जो ऑड होना चाहिए वो होना कहाँ कहाँ पे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए 0th प्लेस पे, फिर 1 प्लेस पे इवन होना चाहिए, फिर 2nd प्लेस पे ऑड होना चाहिए, फिर 3rd प्लेस पे इवन होना चाहिए, फिर 4th प्लेस पे ऑड होना चाहिए। ठीक, ये भी तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक, तुम्हारा क्या है, मान लो 6 साइज़ की एरे थी, तुम्हें पता है कि ये 3 जगह पे मेरे ऑड नंबर्स हैं और मेरे बाकी के जो 0th पोजीशन थी, 1st पोजीशन थी और 4th पोजीशन, यहाँ पे मेरे क्या थे, यहाँ पे इवन नंबर्स थे। ठीक, तो अब मेरे को पता है कि इस जगह पे आइडियली मेरे ऑड्स होने चाहिए और मेरे अभी ऑड्स इस प्लेस पे हैं। तो अब मैं क्या बस निकालना, मुझे निकालना कि इस 2 को इस 0 पे लाने में कितने ऑपरेशन लगेंगे, क्योंकि इस 2 को मेरे को 0 पे लाना है ना। तुम कहोगे कि देखो 2 तो ऑलरेडी अपने सही प्लेस पे था, 2 पे एक ऑड तुम्हें चाहिए भी, तो तुम क्या करो, तुम जाके किसी दूसरे वाले ऑड को लेके आओ ना। तो मेरा कहना है कि चाहे मैं इस 2 को यहाँ पे लाऊं और फिर किसी एक नंबर को इस 2 पे ले आऊं, या फिर इस नंबर को मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 पे लेके आऊं, दोनों केसेस में ऑपरेशन बराबर लगेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ, तुमने कहा कि 2 पे देखो इसको होना चाहिए था और 2 पे ये है भी। ठीक, 2 पे एक ऑड होना चाहिए और 2 पे एक ऑड है भी। 5 पे एक ऑड को नहीं होना चाहिए था, लेकिन 5 पे एक ऑड है, और 0 पे एक ऑड को होना चाहिए बट 0 पे एक ऑड नहीं है। तो तुम कहना चाह रहे हो कि इस 5 को तुम यहाँ पे लाओ इंस्टेड कि इस 2 को तुम यहाँ पे लाओ। ठीक, तो मेरा कहना है कि देखो मैं अगर इस 5 को इस 2 पे ले आया और इस 2 को मैं इस 0 पे ले आया, तो इट इज़ नथिंग डिफरेंट देन कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया। 5 को तुम 0 पे लाने में जितने मूव लगेंगे उतने ही 5 को 2 पे लाने में प्लस 2 को 0 पे लाने में लगेंगे। ठीक, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको तुम कहाँ पे ले जा रहे हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तुम 5 को डायरेक्ट यहाँ पे ले आओ, चाहे तुम 2 को यहाँ पे ले आओ। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैं हमेशा जो क्लोजेस्ट वाला है उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ अल्टीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ मूव्स होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 को 0 पे लाऊंगा, मैं इस 3 को 2 पे लाऊंगा, मैं इस 5 को 4 पे लाऊंगा। ठीक, तो बस मुझे क्या निकालना है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। बेसिकली 2 को 0 पे लाने में कितने मूव्स लगेंगे, 2 से 1 पे आया, 1 से 0 पे आया, तो बेसिकली 2 माइनस 0, यानी कि जो मेरे ओरिजिनल पोजीशन पे थी माइनस जो मेरी एक्सपेक्टेड पोजीशन है। ठीक, अब इसको एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो तुम्हारी ओरिजिनल वाली तुम्हें 3 पे लाना है और तुम्हारे 4 पे है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 पे लाना है और 2 पे है। तो हर केसेस में मेरा आंसर 1 ही आना चाहिए। ठीक, तो मेरे को एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट ऑफ ओरिजिनल जो उसकी प्लेस थी और जो उसकी एक्सपेक्टेड प्लेस है, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, हर एक इंडेक्स के लिए इन दोनों का जो मेरे को एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसको मैं ऐड करके बता सकता हूँ कि मेरे कितने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा कि हमारा अगर इवन है तो उस केस में हमारा 2 होंगे, इवन से स्टार्ट करो या फिर ऑड से स्टार्ट करो। अगर हमारा
ऑड है तो उस केस में हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लो इवन मेरा एक एक्स्ट्रा है तो हम इवन से स्टार्ट करेंगे, अगर मेरा ऑड एक एक्स्ट्रा है तो ऑड से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड पोजीशन हमें पता ही है कि 0 1 0 फिर 2 फिर 4 फिर ऐसे ऐसे करते करते हर बार एक एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। बेसिकली 0 है तो एक छोड़ के फिर 2, तो 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और हमें ओरिजिनल एरे में कहाँ पे ये हम निकाल सकते हैं, एक लूप लगा के बेसिकली हम निकाल सकते हैं कि ओरिजिनल एरे मेरे ऑड नंबर्स कहाँ पे या फिर इवन नंबर्स कहाँ पे। ठीक, तो ये हम ऑर्डर ऑफ एन में कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कोड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन था वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। तो लेट्स जस्ट मूव टू द सेकेंड प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेसिकली अब इसमें हमको देखो क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक 2D एरे दी हुई है बेसिकली n क्रॉस 2 साइज़ की। तो बेसिकली हर एक n प्लेसेस पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली वो है x और y, x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स हर एक पॉइंट का दिया हुआ है हमें। ठीक, ऐसे हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनफाइनाइट प्लेन हो सकता है, तो मतलब कि बस हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें एक्चुअल प्लेन में नहीं दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे है। ठीक, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इन नंबर्स का यूज़ करके, इन जो पॉइंट्स है बेसिकली इनका यूज़ करके हमें एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक, हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाना है। बेसिकली इन्होंने कहा कि 2 इंटू ए की वैल्यू रिटर्न करो। तो बेसिकली अगर 2 इंटू ए को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है तो बेसिकली ए को भी अल्टीमेटली तुम मैक्सिमाइज कर रहे हो। ठीक, तो इन्होंने कहा अगर एरिया तुम्हारा मैक्सिमम ट्रायंगल का ए है तो तुम 2 इंटू ए रिटर्न कर दो। अभी वो क्यों कहा है ये भी बताता हूँ कि 2 इंटू ए की रिटर्न करवा रहे हैं। तो अगर कोई भी मान लो ट्रायंगल तुम नहीं बना सकते हो तो -1 रिटर्न कर दो। अब ट्रायंगल बनाना कैसे है, देखो ट्रायंगल बनाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि देखो तुम कोई भी 3 पॉइंट्स चूज़ करोगे। अब 3 पॉइंट्स कैसे चूज़ करोगे, तुम कह सकते हो ये और ये चूज़ कर लिया मैंने, तो ये वाला ट्रायंगल इन्होंने कहा है कि ये ऐसा ट्रायंगल टाइप, इस टाइप का ट्रायंगल मेरा जो है वैलिड नहीं है। कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल वैलिड है, जिसमें देखो बेसिकली एटलीस्ट तुम्हारी जो 2 नोट्स हैं, दो बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो या तो देखो तुम्हारे एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए, या फिर जो 2 पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे क्या होने चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए। और बाकी तीसरा पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। मान लो इसके लिए यहाँ पे था, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, लेकिन ये वाला देखो क्योंकि ये किसी के भी पैरेलल नहीं है, ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 पॉइंट तो ऐसे चूज़ करने हैं जो कि किसी एक एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए, और तीसरा पॉइंट कहीं भी चूज़ करना है। ठीक, अब देखो एरिया निकलता कैसे ट्रायंगल का। अब तुमने मान लो कोई 3 पॉइंट चूज़ कर लिया, अब तुम एरिया कैसे निकालोगे। तो एरिया निकालने के लिए देखो ये मान लो तुम्हारा x1 x2 था, सॉरी x1 y1 था, ये तुम्हारा x2 y2 था, और ये मान लो तुम्हारा x3 y3 था। ठीक, तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलता है, ये मान लो इसकी हाइट है। ठीक, और ये इसका मान लो बेस वाली हम साइड मान रहे हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो अब बेस कितना होगा, बेस होगा, अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हम इसको देखेंगे। ठीक, क्योंकि इन दोनों का वाई जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो इनका वाई जो होगा वो सेम होगा, y1 की वैल्यू y2 के बराबर होगी। तो इसका हम क्या देखेंगे, इसका हम देखेंगे x2 माइनस x1। ठीक, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हाफ इंटू x2 माइनस x1 इंटू जो इसकी हाइट होगी। अब हाइट क्या होगी, हाइट होगी जो y3 माइनस y2। ठीक, हाइट होगी y3 माइनस y2। ठीक, अब इन्होंने क्या, ये एरिया के बराबर होगा। अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा 2 इंटू एरिया, तो 2 इस तरफ ले जाओ तो 2a इक्वल्स टू, अब इन्होंने बस पूछा है कि बेस इंटू हाइट। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसा 3 पॉइंट्स चूज करने सच दैट कि इनका बेस इंटू जो हाइट होगा उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक, दिस शुड मेक सेंस। ठीक है, अब देखो इसको हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं। देखो पहले हमें एक चीज़ देखनी है, पहले हमें ये देखना है कि हम किसी एक एक्सिस के पैरेलल वाले 2 पॉइंट्स चूज कर ले। पहले हमें बेस फाइंड करना है। ठीक, बेस हमेशा जो होगा वो पैरेलल होगा किसी ना किसी एक एक्सिस के। ठीक, अब इसमें मैंने क्या चीज़ तुम्हें बताई थी, मैंने बताई थी कि अगर ये तुम्हारा जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें y की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक, तो अब देखो मान लो ये y है, ये y है, ये y है, ये y है, ये y है। ठीक, ये पॉइंट्स तुम्हारे y के पॉइंट्स हैं। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है कि अब देखो y की वैल्यू सेम है, अब तुम्हें सबसे बड़ा बेस निकालना है, क्योंकि अब तुम्हें एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना। तुम b की वैल्यू को भी मैक्सिमम लेना चाहोगे और h की वैल्यू को भी मैक्सिमम लेना चाहोगे। अब देखो तुम किसी भी एक y के लिए x की वैल्यूज़ को क्या करना चाह रहे हो, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो। किसी भी एक y के लिए x की वैल्यूज़ को का जो डिफरेंस है, यानी कि x2 माइनस x1 जो होना चाहिए वो तुम्हारा मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए। तो अब इस केस में क्या कर सकते हो तुम, इस केस में तुम क्या करोगे, एक्सट्रीम जो x के पॉइंट्स हो सकते हैं वो तुम पिक करना चाहोगे। एक्सट्रीम x के पॉइंट्स का क्या मतलब है मेरा, मान लो इस वाले y पे मेरे 5 पॉइंट्स थे,
एक ये वाला पॉइंट था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, ये था। ठीक, अब तुम अपना बेस क्योंकि तुम्हें मैक्सिमाइज करना है तो तुम हमेशा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट चूज करना चाहोगे और ये वाला बेस बनाना चाहोगे। ये क्योंकि बेस जो होगा वो तुम्हारा इस वाले बेस से भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। सबसे मैक्सिमम जो बेस होगा वो तुम्हारे एक्सट्रीम एंड वाले एक्स से आएगा, क्योंकि अब देखो y की वैल्यू सेम है तो x की वैल्यू जो तुम्हारी मैक्सिमम निकलेगी तो तुम्हें बस मैक्सिमम x इस y पे और मिनिमम x इस y पे पता होगा अगर, तो तुम क्या कर सकते हो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा बेस हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें इंट्यूशन आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक y के करस्पॉन्डिंग तुम क्या करना चाहोगे, हर एक y के करस्पॉन्डिंग तुम स्टोर कर लो कि तुम्हारा मैक्सिमम x क्या है और तुम्हारा मिनिमम x क्या है। ठीक, तुम्हारा मैक्सिमम x क्या है और तुम्हारा मिनिमम x क्या है। इससे तुम क्या कर सकते हो, क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारे जो हाईएस्ट बेस की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है। अब ये काम तुम्हें एक बार y के करस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा और एक बार जब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x के करस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा, x के करस्पॉन्डिंग तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा y की वैल्यूज़ हैं वो कितनी, जो तुम्हारी मैक्सिमम y की वैल्यूज़ क्या हो सकती है। तो हर एक x के लिए तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा, y की मैक्सिमम वैल्यू माइनस y की तुम्हें मिनिमम वैल्यू, ये भी पता करनी पड़ेगी। ठीक, तो तुम इसको किस तरीके से स्टोर कर सकते हो, इसको तुम क्या कर सकते हो, हर एक y के करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या निकालना है, x की मिनिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एक तरीके से तुम मैप के टर्म्स में स्टोर कर सकते हो कि मैक्स में क्या होगा, की होगी तुम्हारी एक इंटीजर और ये होगा तुम्हारा एक पेयर ऑफ इंट बेसिकली। ठीक, तो एक इन तुम्हारा डिनोट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, एक तुम्हारा डिनोट कर रहा है मिनिमम वैल्यू। और ऐसे ही तुम एक दूसरा वाला मैप भी बना सकते हो, एक तुम y के करस्पॉन्डिंग बना लोगे जिसमें हर y के करस्पॉन्डिंग x की मिनिमम x की मैक्सिमम वैल्यू, एक बार तुम x के करस्पॉन्डिंग बना लो जिसमें तुम्हारे y की मैक्स वैल्यू और y की मिन वैल्यू पता है। ठीक, इतना काम हो गया। इससे तुम्हें पता चल गया कि मैक्सिमम बेस क्या हो सकता है। अब तुम्हें मैक्सिमम हाइट पता करनी, इस बेस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट क्या बन सकती है। अब देखो, इस बेस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट तुम्हें बनाना, ये बहुत ईजी है। ये कैसे ईजी है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे तुम्हें y की वैल्यू पता है, अब तुम्हें निकालना क्या है, y3 माइनस y2 या फिर y3 माइनस y1, क्योंकि बेसिकली इसकी वैल्यू तो सेम है ना। तो अब बेसिकली तुम्हें एक ऐसा y पता करना है जो इस वाले y से सबसे दूरी पे है, जो सबसे ज़्यादा दूरी पे है इस वाले y से। ठीक, तो अब वो y कौन सा होगा, वो y देखो अब क्या होगा, वो y अब एक्सट्रीम एंड्स पे होगा कि जो सारे पॉइंट्स दिए हैं उसमें जो सबसे मैक्सिमम y है उससे तुम निकाल लो इसका डिफरेंस, या फिर जो सबसे मिनिमम y है उससे तुम निकाल लो डिफरेंस। ठीक, अब मान लो यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते तो तुम ये वाला पॉइंट चूज करना चाहोगे, नहीं क्योंकि इसकी हाइट इतनी होगी। ये वाला पॉइंट चूज करना चाहोगे, हाँ क्योंकि इसकी हाइट इतनी होगी। ठीक, तो अब क्या करना चाहोगे तुम, मैक्सिमम y या फिर मिनिमम y, जो भी दोनों में से तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस दे सकता है इस y के करस्पॉन्डिंग, वो तुम निकालना चाहोगे। तो बेसिकली तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हर एक y के करस्पॉन्डिंग x की मिनिमम वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू, हर एक x के करस्पॉन्डिंग y की मिनिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू, और ओवरऑल y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू, और ऐसे ही तुम्हारा सेम x के टर्म्स में भी होगा, ओवरऑल मैक्स x की मैक्सिमम वैल्यू और x की मिनिमम वैल्यू। x की मैक्स और x की मिन वैल्यू से क्या पता चलेगा, तुम्हें हाइट पता चलेगी, और तुम्हारा किसी भी y के करस्पॉन्डिंग x की मैक्सिमम वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू से तुम्हें बेस पता चल जाएगा। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा तो तुम बेस इंटू जो हाइट होगा वो तुम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि बेस इंटू हाइट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। ठीक, तो देखो थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन था, बट उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आएगा। देखो यही दो चीज़ें मैंने भी लेके चली है कि एक x का मैप, एक y का मैप, जिसमें हर एक x के करस्पॉन्डिंग y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू, और ये y वाले मैप में हर एक y के करस्पॉन्डिंग x की मिनिमम वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैं देखो x की मैक्सिमम, y की मैक्सिमम, और ये फिर x की मिनिमम और y की मिनिमम, ये तुम्हारी हाइट के लिए ज़रूरी है और ये तुम्हारा बेस निकालने के लिए ज़रूरी है। अब सबका तुम हाइट और जब वो निकाल लोगे तो क्या करना चाहोगे, तो तुम फिर अपने आंसर में तुम कैलकुलेट कर लोगे एक बार x के लिए कि x की वैल्यू फिक्स कर दी तो तुमने y वाली का बेस बनेगा और x का तुम्हारा क्या बनेगा, x का तुम्हारा हाइट बनेगी, और जब तुम y के लिए निकालोगे तो y की तुम्हारी हाइट बनेगी और x का क्या बनेगा, x का बेस बनेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आएगा। अगर मान लो तुम्हारा जीरो आता है कि जीरो एरिया का ट्रायंगल, यानी कि कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, तो तुम -1 रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज तुम अपना आंसर रिटर्न कर दोगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा ये आपको। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है काउंट प्राइम गैप्स बैलेंस सब एरेस। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक नम्स दिया हुआ है, एक के दिया हुआ है। ठीक, आपको क्या पता करना है, आपको बताना है कि कोई भी एक देखो प्राइम गैप बैलेंस सब एरे क्या होती है। प्राइम गैप बैलेंस सब एरे होती है जिसमें कि आपके एटलीस्ट 2 प्राइम्स होने चाहिए। ठीक, कोई ना कोई 2 प्राइम होने चाहिए उस सब एरे में आपके। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको और क्या होना चाहिए, 2 प्राइम तो एटलीस्ट होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, और जो मैक्सिमम प्राइम है
या फिर जो मिनिमम प्राइम है, या फिर नहीं एंड जो मैक्सिमम प्राइम है और जो मिनिमम प्राइम है उसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो आपका के या के से छोटा होना चाहिए। ठीक, मतलब कि अगर मान लो डिफरेंस तुम के की वैल्यू अगर मान लो 3 है और एक प्राइम तुम 2 मान रहे हो तो अगला वाला प्राइम क्या होना चाहिए, अगर के की वैल्यू 3 है तो अगला वाला प्राइम 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो आपको बताना है ऐसी कितनी नंबर ऑफ आपकी सब एरेज एग्जिस्ट करेंगी जो कि आपकी प्राइम गैप बैलेंस्ड है। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ सब एरेज निकालनी है। नंबर ऑफ सब एरेज निकालने का सबसे पहला दिमाग तुम्हारा जाना चाहिए नंबर ऑफ सब एरेज निकालने में स्लाइडिंग विंडो की तरफ, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो ही तुम्हें नंबर ऑफ सब एरेज निकाल के देता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक, तो तुम्हें अगर कभी भी नंबर ऑफ सब एरेज निकालनी है तो तुम कहाँ पे जाओगे, तुम जाओगे स्लाइडिंग विंडो की तरफ। तुम आप सोचना है कि स्लाइडिंग विंडो में तुम कैसे अब ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हो जो तुम्हारा आप कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं कि स्लाइडिंग विंडो की कंडीशन क्या होनी चाहिए बेसिकली। तो एटलीस्ट दो प्राइम होने चाहिए और तुम्हें किसी भी स्लाइडिंग विंडो में तुम्हें ये क्विकली फाइंड करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम प्राइम तुम्हारा डिफरेंस क्या है बेसिकली। ठीक, तो अब देखो इसको तुम कैसे कर सकते हो, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लो देखो ये आपकी एरे है। ठीक, मान लो ये आपकी एरे है A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक, ये मान लो आपकी एरे है। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली बताना है कितनी नंबर ऑफ सब एरेज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, अब देखो पहली चीज़, एक चीज़ तो आपको देखो प्री कंप्यूट करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देखो इसमें केवल प्राइम नंबर्स का काम है। तो जो नॉन प्राइम्स है उसका आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी विंडो में ऐड करते टाइम उसका ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नंबर प्राइम है उसको ऐड करते टाइम कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। ठीक, तो बेसिकली हमें ये पहले पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। ठीक, तो देखो क्योंकि आपके जो नम्स ऑफ आई की वैल्यू हो सकती है वो 5 × 10⁴ हो सकती है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्री कंप्यूट कर लेंगे। 5 × 10⁴ तक सारे नंबर्स प्री कंप्यूट करके रख लेंगे कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। ठीक, ये हम ईजिली कर सकते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थीन से। ये अगर आपको नहीं पता कि प्राइम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो n log n टाइम में हम एक रेंज में प्राइम बेसिकली कैलकुलेट करके प्री कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक, अगर सीव ऑफ इरेटोस्थीन नहीं आती तो पहले आप जाके वो पढ़ लेना, क्योंकि उसके बिना तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि आपको ये आता है और आपने पहले ही 5 × 10⁴ तक सारे प्राइम्स नंबर्स आपको पता है। कोई भी नंबर मैं दूंगा आपको, आप बता दोगे कि ये प्राइम है कि नहीं। ठीक, अब इतना अगर आपका क्लियर है तो हम देखते हैं स्लाइडिंग विंडो की तरफ कैसे बढ़ना है। ठीक, तो बेसिकली देखो पहले हमेशा स्टार्टिंग क्या होती है, हमेशा स्टार्टिंग होती है कि एल को भी आप 0 पे लेके चलते हो, आर को भी आप बेसिकली 0 पे लेके चलते हो। ठीक, अब हमें मेक श्योर करना है कि हमारे एटलीस्ट 2 प्राइम्स होने चाहिए। और प्राइम्स हमें क्या चाहिए, प्राइम का जो मैक्सिमम प्राइम है और जो मिनिमम प्राइम है उसका डिफरेंस भी निकालना है हमें, क्योंकि वो डिफरेंस भी हमारा के से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब इसको मेक श्योर रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक कोई डेटा स्ट्रक्चर लेता हूँ। ठीक, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें अपने प्राइम पुश करूँगा और जब भी मेरा इसका साइज़ बेसिकली जो होगा वो मेरा डिटरमाइन करेगा कि मेरे एटलीस्ट 2 प्राइम्स है कि नहीं। ठीक, और किसी तरीके से फिर मैं इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा कि मेरे जो प्राइम नंबर्स हैं बेसिकली वो उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम ये भी मुझे क्विकली निकालना है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हमारा। तो बेसिकली हर एक नंबर पे आप जाओगे, हर एक नंबर पे क्या करते हैं, बेसिकली एल को हम पहले यहीं रखते हैं, फिर हम आर को बढ़ाते जाते हैं। ठीक, आर को बढ़ाते जाते हैं जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कुछ चीज़ को अपने आंसर में ऐड करते जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे ही मान लो मेरी कंडीशन वायलेट हुई कि यहाँ पे आया और मेरे पता चल गया कि मेरे को कि कोई ऐसे 2 प्राइम्स है जिनका डिफरेंस जो है वो मेरा के से एक्सीड कर रहा है। अब क्या करोगे, अब अपनी एरे को बेसिकली विंडो को क्या करोगे, श्रिंक करोगे। श्रिंक कैसे करते हैं, हम एल को आगे बढ़ाते जाते हैं, एल को आगे बढ़ाते जाओगे और प्राइम नंबर्स को रिलीज करते जाओगे। ठीक, तो इतना काम है बेसिकली। अब वो देखते करना कैसे है। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी प्राइम नंबर अगर मेरा आएगा, कोई भी प्राइम नंबर आएगा उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं अपनी इस जो डेटा स्ट्रक्चर लिया इसमें पुश करूँगा। अब मेरे को किसी भी पॉइंट पे ये डेटा स्ट्रक्चर क्या बताना चाहिए, ये डेटा स्ट्रक्चर बताना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम प्राइम क्या है और मेरा मिनिमम प्राइम क्या है। ठीक, तो मतलब कि इसका जो नेचर होना चाहिए वो किसी तरीके से सॉर्टेड अगर हो सके, किसी तरीके से अगर इसका नेचर क्या हो सके सॉर्टेड हो सके, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इसके जो मैं एंड देखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, इसका जब बिगन देखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक, तो मतलब कि ये, और मेरे को इसका साइज़ भी निकालना आना चाहिए। तो देखो ये मैं काम सेट से कर सकता हूँ। सेट क्योंकि क्या होता है, मेरा सेट होता है सॉर्टेड, बट लेकिन वैल्यूज़ ये कहीं नहीं दी है कि डिस्टिंक्ट हो सकती हैं।
तो बेसिकली सेट नहीं ले सकते हम, हमें मल्टी सेट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू आपकी जो सेट होता है वो यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा भी हो सकता है कि 3 जो है 3 एक प्राइम नंबर है वो मान लो 5 बार आ रहा है, ठीक, तो हमें हर एक अकरेंस को सेम नहीं ट्रीट कर सकते ना, हमें सारी अकरेंस अलग अलग स्टोर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमें एक मल्टी सेट लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सेट। मल्टी सेट अब क्या करेगा, आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एन में आपको बता देगा, क्या चीज़ बता देगा कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, यानी कि एंड पे क्या पड़ा है और इसके बिगिन पे क्या पड़ा है, ठीक। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ 1 में बता देगा बेसिकली, लेकिन आपको जब इसमें वैल्यूज स्टोर करोगे क्योंकि आप सॉर्टेड ऑर्डर में है तो आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एन लग जाएगा, ठीक। तो बेसिकली लॉग एन में ये मेरा सारा काम कर देगा, मोटा मोटा ये हिसाब है। अब क्या करना चाहिए, अब मैं अपनी स्लाइडिंग विंडो पे मेनली फोकस करता हूँ। स्लाइडिंग विंडो में क्या होगा मेरा, हम आर को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे ही मेरे को एक प्राइम मिला, मैंने क्या किया, मैंने इस प्राइम को इसमें पुश कर लिया। मेरे को दूसरा प्राइम मिला, मैंने क्या किया, मैंने इसको अभी भी पुश कर लिया, ठीक। अभी आंसर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो देखते हैं, विंडो कैसे हम चला रहे हैं ये पहले देखते हैं, ठीक। तो विंडो चलाने के लिए क्या होगा, हर एक नंबर आया उसको अपनी इसमें पुश करते गए और हम क्या चीज़ निकालते गए, हम हर बार निकालते गए कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है और मेरी मिनिमम वैल्यू जो है उसका जो डिफरेंस है वो मेरा एटलीस्ट के होना चाहिए, सॉरी एट मैक्स के होना चाहिए, मतलब के से बड़ा नहीं होना चाहिए बेसिकली। और जैसे ही एक पॉइंट हमें मिला जहाँ पे मेरा के से एक्सीड कर रहा है, वैसे हम क्या करेंगे, तुरंत हम एल को आगे बढ़ाना चाहेंगे और एल को आगे बढ़ाते टाइम हम अपने मल्टी सेट से चीज़ें को डिलीट करते जाएंगे, ठीक। तो हमें बेसिकली इस तरीके से हम विंडो को तो शिफ्ट करते जाएंगे। अब हमें आंसर कैसे पता चलेगा, मान लो हम इस पॉइंट पे आ गए, यहाँ से यहाँ तक मेरी चीज़ें स्टोर है, ठीक। तो अब हमें आंसर कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहूँगा, मैं कह रहा हूँ कि देखो ये प्राइम तुमने अभी डाला, ठीक, ये प्राइम तुमने अभी स्टोर किया और ऐसे तुमने बहुत सारे प्राइम स्टोर किए होंगे। तो बेसिकली तुम्हारी एरे में क्या होना चाहिए, तुम्हारी एरे में होना चाहिए एटलीस्ट 2 प्राइम्स तो तुम्हारे होने चाहिए, ठीक। तो तुम्हारे एटलीस्ट 2 प्राइम्स होने चाहिए। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि एक प्राइम मैंने अभी डाला है, एक प्राइम और कहाँ पे है, एक प्राइम मान लो ये है, ठीक। तो अब मेरे को अगर 2 प्राइम्स पता है कि मेरे को ये 2 प्राइम्स हैं और मेरी पूरी विंडो में कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट्स नहीं है जिनका जो डिफरेंस हो वो मेरा एक्सीड कर रहा हो, तो बेसिकली अगर मान लो मेरी इस इतने साइड की विंडो है, मान लो मेरा एक और एलिमेंट होता, इतने साइज़ की मारो मेरी विंडो है और ये मेरा लास्ट प्राइम है और ये मेरा सेकंड लास्ट प्राइम है। तो अब मेरे को पता है कि मेरे 2 प्राइम्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अब मेरे कितने मेरे आंसर बन सकते हैं, कितनी मतलब सब एरे बन सकती है। तो इस आर को लेके मेरी एक ये सब एरे बन सकती है, ये मेरा एक एल हो सकता है, एक ये सब एरे बन सकती है और बेसिकली एक ये सब एरे बन सकती है, ठीक। तो ये मेरी एल की वैल्यू थी, अब ये मेरी एल की वैल्यू है, ये मेरी क्या है, ये वैल्यू अगर मेरे को पता हो तो इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू, ये मान लो x है तो x माइनस एल प्लस 1 इतना मेरे आंसर में ऐड हो जाएगा। अब ये है क्या, ये है मेरी कि सेकेंड लास्ट अकरेंस ऑफ माई प्राइम नंबर्स इन माई विंडो, ठीक। तो सेकेंड लास्ट अकरेंस मेरे को पता होनी चाहिए अपनी विंडो में कि प्राइम नंबर की सेकेंड लास्ट अकरेंस क्या है। तो ये हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, एक हम लास्ट अकरेंस लेके चलें, एक हम सेकेंड लास्ट अकरेंस लेके चलें। अब क्या होगा, अब जब भी मेरे को एक नया प्राइम मिलेगा तो मेरा क्या होगा, मेरी जो पिछली लास्ट अकरेंस थी वो अब मेरी सेकंड लास्ट अकरेंस बन जाएगी और जो लास्ट अकरेंस है वो मेरी अब जो करंट एलिमेंट है वो मेरे लास्ट अकरेंस बन जाएगी। तो बेसिकली अगर हम इंडेक्स स्टोर करके चले तो मेरे को पता है कि सेकंड लास्ट का इंडेक्स ये है और मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि मेरा जो डिफरेंस है वो मेरा के से बड़ा नहीं है। तो अब हम ये खुद से मैंने मेक श्योर कर लिया कि मेरे, क्योंकि मैं सेकंड लास्ट की पोजीशन देख रहा हूँ ना, तो सेकंड लास्ट की पोजीशन से लेके एल तक की पोजीशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेरे एल बन सकते हैं, यानी कि वो सारे मेरे विंडो का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं, मेरी सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं। और आर मैंने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है, तो हर एक आर के लिए कितने एल पॉसिबल है ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और विंडो कैसे चलानी है मैंने बता ही दिया, जब तक मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तब तक आर को आगे बढ़ाओ, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाए वैसे ही एल को आगे बढ़ा के विंडो को श्रिंक कर दो। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक एल को आगे बढ़ाओ, फिर अब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अब फिर आर को आगे बढ़ाना चालू करो। और आर जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे हर एक आर के लिए कितने ऐसे एल एग्जिस्ट करते हैं ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के लिए एल की वैल्यू तुम्हें पता ही है, सेकेंड लास्ट अकरेंस की वैल्यू अगर तुम्हें पता चल जाए तो एस एल माइनस एल प्लस 1 इतने तुम्हारे क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएंगे किसी भी आर के करस्पॉन्डिंग। अब तुम सारे आर के करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स गेस कर लो, गेस क्या फाइंड कर लो और तुम क्या करो उसको अपने आंसर में ऐड करते जाओ, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आओगा। अब इसका कोड देखो, मैंने तुमको दिखा रहा हूँ, इसको क्या करना है, इसको तुम्हें खुद से कोड करना है। क्यों? क्योंकि देखो टफ क्वेश्चंस के कोड अगर तुम खुद से नहीं कोड कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो चीज़ तुम्हें देखो नहीं समझ में आई। मैंने क्या किया, तो मैंने तुम्हें देखो हर एक डिटेल्स बता दी है, हर एक डिटेल बता दी। अब तुम्हें खुद का कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें क्या करना है, बस जो डिटेल बताइए उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर तुम वो इंप्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत किस में है, दिक्कत है तुम्हारी लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में।
ठीक, तुम्हें STL या तो नहीं आती अगर तुम C++ में कर रहे हो, अगर तुम किसी दूसरे लैंग्वेज में भी कर रहे हो तो ऐसा कुछ होगा जो तुम्हारा मल्टी सेट टाइप की कोई ना कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी, ट्री मैप या ट्री सेट समथिंग ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता होगा। ठीक, तो क्या करो तुम जाके अपनी लैंग्वेज में क्या होता है C++ के मल्टी सेट के करस्पॉन्डिंग ये पहले पता करने की कोशिश करो, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए तुम्हारी, log n से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, सॉर्टेड रखने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी log n से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर फाइंड करो, जाके अपना खुद से कोड करो। स्लाइडिंग विंडो लिखनी आनी चाहिए क्योंकि बेसिकली बस 2 पॉइंटर्स ही हैं, उसको विंडो की तरह तुम ट्रीट कर लो। तो अगर तुम फिर भी नहीं लिख पाते हो, तुमने अपना पूरा दिमाग लगा दिया, पूरा सब कुछ जी जान लगा दी, ट्राई कर लिया, फिर भी नहीं लिख पाते हो तो कमेंट में बस मुझसे कह देना कि मेरे को C का कोड नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। ठीक, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ तुम नहीं लिख पा रहे हो कि मैंने हाँ विंडो तो सब कर ली, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं सेकंड लास्ट और लास्ट मेंटेन कैसे करूँ, ये बता दो मेरे को। ठीक, जितनी तुम डिटेल में क्वेश्चन पूछोगे, जितनी तुम डिटेल में पूछोगे कि हाँ मेरे को ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, उतना ही अच्छे से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर तुम मेरे को बोलोगे कि नहीं मेरे को सवाल ही नहीं समझ में आया, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें फिर पूरा क्वेश्चन तुम्हें बताना है मेरे को 5 मिनट में। मेरे को अगर तुमने मान लो कमेंट में पूछा तो अब तुम्हें मेरे को पूरा क्वेश्चन समझाना है इन 1 पैराग्राफ। ठीक, तो अब तुम्हें हो सकता है कि फिर मैं ऐसी चीज़ें बताऊँ जल्दी जल्दी में ओवरव्यू दूँ तुम्हें आंसर का, और फिर ऐसा कुछ हो कि हाँ तुम्हें कोई एक सर्टेन पॉइंट नहीं समझ में आया। बट अगर तुमने मान लो एक सर्टेन पॉइंट मुझसे पूछा है, तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास वही एक पैराग्राफ है उस सर्टेन पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो तुम्हें जो तुम्हारा डाउट था वो तुम स्पेसिफिक डाउट पूछो, मेरा ये कहने का मतलब है। अगर तुम्हें पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बेसिकली तुम ऑब्वियसली तुम पूरा क्वेश्चन ही पूछोगे, बट हाँ अगर तुम्हें कोई एक सर्टेन पॉइंट है तो ये मत बोलो कि हाँ मेरे को नहीं समझ में आया, बोलो कि मेरे को ये पार्ट नहीं समझ में आया। ठीक, तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन और आपके लिए भी अंडरस्टैंड करना ईजी होगा। ठीक, तो विथ सेइंग दैट विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद ख़त्म करते हैं। तो हम देखते हैं kth स्मॉलेस्ट पाथ XOR सम। ठीक, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तुम्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा फॉर श्योर। अगर तुम थोड़े से बिगिनर हो, तुमने ये चीज़ पहले नहीं करी है, तो तुम्हें फॉर श्योर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, तो बेसिकली देखो क्या दिया है क्वेश्चन में आपको एक अनडायरेक्टेड ट्री दिया हुआ है। ठीक, अनडायरेक्टेड ट्री बेसिकली 0 से n तक नोड्स है आपके पास, और ट्री में तुम्हारे n-1 एजेस होती है, ये सब पता है हमें। हर एक वैल्यू देखो, हर एक नोड के पास आपकी एक वैल्यू है, हर एक नोड के पास आपकी एक वैल्यू है, और हर एक नोड का पेरेंट दिया हुआ है बेसिकली। तो 2 तरीके से आपको डिस्क्राइब करते हैं, कभी भी ट्री अगर डिस्क्राइब करते हैं या तो n-1 एजेस दे देते हैं, या तो हर एक आदमी का पेरेंट दे देते हैं, क्योंकि हर एक नोड का एक ही पेरेंट हो सकता है। ठीक है, और हर एक नोड का बेसिकली एक ही पेरेंट हो सकता है। तो आपको एक तरीके से पेरेंट, हर एक नोड का पेरेंट अगर दे देंगे तो आप ट्री, फिर भी आप ट्री बना लोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताया कि पाथ XOR सम क्या होता है। पाथ XOR सम किसी भी वैल्यू का क्या होगा, पाथ XOR सम किसी वैल्यू का होगा कि अगर मान लो किसी u पे हो तुम, ठीक, किसी भी u पे हो तुम, मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और मान लो ये तुम्हारा ट्री है। ठीक, मान लो अब ये तुम्हारा ट्री है, तो इस वाले u के लिए पाथ XOR सम क्या होगा, पाथ XOR सम होगा तुम रूट से, रूट की वैल्यू मान लो वैल ऑफ i है, इसकी वैल्यू मान लो वैल ऑफ मान लो 0 है, इसकी वैल्यू इसकी 1 है। ठीक, इसकी मान लो 3 है, वैल ऑफ 3, ऐसे कुछ है समथिंग। तो अब यहाँ तक का तुम्हारा पाथ XOR सम होगा, रूट की वैल्यू, रूट से लेके बेसिकली यहाँ तक के पाथ में जो जो तुम्हारी नोट्स आ रही हैं उन सब की जो वैल्यूज़ हैं उसका जो XOR होगा, मान लो इसकी वैल्यू x थी रूट की, फिर इसकी वैल्यू y थी, तो यहाँ तक का पाथ XOR सम होगा x XOR y। और यहाँ तक का पाथ XOR, मान लो इसकी वैल्यू z है, तो यहाँ तक का पाथ XOR सम होगा तुम्हारा x XOR y XOR z, x XOR y XOR z। ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ तक का पाथ XOR सम। ठीक, तो हर एक नोड का पाथ XOR सम पहले तुम्हें निकालना है। ठीक, ये तो विदाउट सेइंग दैट, क्योंकि हाँ ये तुम्हारा ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली तुम्हें एक DFS में तुम क्या कर सकते हो, सारा हर एक नोड तक का पाथ XOR सम निकाल के रख लो। ठीक, ये तुम्हारा भी आगे क्वेश्चन में काम पड़ने वाला है। तो ये चीज़ तो देखो तुम्हें पता होनी चाहिए कि एक DFS में तुम कैसे निकाल सकते हो। देखो यहाँ तक का पाथ XOR सम पता है तुम्हें, तो यहाँ तक का निकालना ईजी है कि यहाँ तक का XOR सम और उसका XOR कर दो अपनी वैल्यू से, फिर उसको पास कर दो अपने चिल्ड्रन में। ठीक, चिल्ड्रन क्या करेगा, मेरे पेरेंट तक का पाथ XOR सम क्या है और उसमें XOR कर दूंगा मैं अपनी वैल्यू भी। ठीक, तो बेसिकली हर एक नोड तक का पाथ XOR सम निकालना, तो इट्स वेरी ईजी। अब देखो तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें दिया है कि तुम्हें एक 2D एरे दिया हुआ है। 2D एरे क्या है, क्वेरीज का। हाँ, तो तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें एक नोड दिया हुआ है और एक k की वैल्यू दी हुई है। ठीक, हर एक क्वेरी के लिए एक नोड की वैल्यू दी हुई है, एक k की वैल्यू दी हुई है। नोड क्या डिटरमाइन कर रहा है, नोड डिफाइन कर रहा है कि अगर मान लो तुम्हें ये वाली नोड की वैल्यू दी हुई है, ठीक, तो वो कह रहा है कि इस नोड और इस नोड के जो नीचे हैं उनके ही पाथ सम का तुम्हें केवल काम है। बेसिकली इसके पूरे सब ट्री में जो पाथ सम है, मान लो इसका पाथ सम u है, u1 है, इसका पाथ सम u2 है, इसका पाथ सम u3 है। तो बेसिकली अब तुम्हें u1, u2 और u3 का ही काम है।
अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इस u1 u2 u3 को सॉर्टेड ऑर्डर में लिखो और उसका क्या करो, ये जो k दिया हुआ है अब kth वैल्यू बता दो। मान लो अगर कहता कि सेकंड वैल्यू बताओ, तो ये तुम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखते और फिर सेकंड वैल्यू जो होती उसको तुम रिटर्न कर देते। अगर मान लो तुमसे पूछा कि फोर्थ वैल्यू बता दो, तो अब तुम कहोगे कि इसके सब ट्री में तो 3 ही नोड है ना, तो फोर्थ वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक, फोर्थ वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो तुम -1 रिटर्न कर दोगे। ठीक, अब और तुम्हें एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि तुम्हें डिस्टिंक्ट रखने हैं। ठीक है, अगर मान लो u1 और u2 की वैल्यू सेम है तो क्या करना है तुम्हें, तो तुम्हें एक ही बार रखना है। ठीक है, अगर u1 u2 की वैल्यू सेम है तो केवल u1 और u3 रख लो। ठीक, अब तुम्हें बेसिकली क्या करना है, अब तुम्हें देखो हर एक पॉइंट का जॉर सम पता है। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली हर एक सब ट्री का वो और उसके नीचे कौन कौन से जॉर सम है, इनको सॉर्टेड ऑर्डर में अगर तुम्हें किसी तरीके से स्टोर कर लो तो क्या कर सकते हो, तो तुम किसी भी के को उठा के के का आंसर दे सकते हो। ठीक है, कि मान लो इसकी तुम्हें सॉर्टेड एक तरीके से सॉर्टेड मान लो एरे पड़ी है तुम्हारे पास, ठीक, जिसमें पड़े हैं कि 0th वैल्यू क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ सारी वैल्यू पता है, जो भी के पूछेगा वो उठा के तुम दे दोगे किसी भी एक सब ट्री का। ठीक, तो अब तुम्हें ये चीज़ कंप्यूट करनी है सारे नोट्स के लिए बेसिकली तुम्हें क्या कंप्यूट करना है कि तुम्हारा क्या सारी तुम्हारे इसके सब ट्री में क्या क्या तुम्हारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, ये तुम्हें कंप्यूट करना है। ठीक, अब देखो इसको भी तुम्हें एफिशिएंटली कंप्यूट करना है, क्योंकि अगर तुम ख़राब तरीके से कंप्यूट करने लगोगे तो तुम्हारा n² जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक, तो बेसिकली अगर मान लो किसी इस पॉइंट की तुम्हें कंप्यूट करनी है, तो इसके लिए तुम्हें ये नीचे वाले पॉइंट्स का ये एरे पता होगी, इस नीचे वाले पॉइंट्स की ये वाली एरे पता होगी, जो एरे तुम्हारी पाँच और सम की एरे ये पता होगी। मान लो तुम्हें u2 की पता है, u3 की पता है, और तुम्हें पता करनी है अब u1 की। तो u1 की पता करने के लिए अब इसको तुम्हें कंबाइन करना है। अब कंबाइन कैसे करोगे, यही सबसे मेन खेल है। ठीक, तो इसको कंबाइन करने के लिए, मर्ज करने के लिए क्या चीज़ होती है, इसको कहते हैं स्मॉल टू लार्ज। ठीक, ये एक तरीके से बेसिकली DSU ऑन ट्रीज भी होता है। तो स्मॉल टू लार्ज मर्जिंग में क्या होता है, स्मॉल टू लार्ज मर्जिंग में होता है कि तुम कभी भी अगर मान लो तुम्हें दो चीज़ें मर्ज करके अपने पेरेंट की कोई चीज़ बनानी है, तो हमेशा इसका नियम होता है कि जो तुम स्मॉलेस्ट वाली एरे है, मान लो इसकी एरे का साइज़ 2 है और इसकी एरे का साइज़ 5 है, तो हमेशा तुम क्या करो, हमेशा तुम इस 5 में इस 2 वाले को ऐड करो, यानी कि जो छोटी वाली तुम्हारी एरे है उसको तुम क्या करो, बड़ी एरे में हमेशा मर्ज करो। ठीक, ये तुम्हारा सुनने में भी सही लग रहा होगा कि हाँ हमेशा जो तुम्हारी छोटी एरे है इसको अगर तुम बड़ी एरे में मर्ज करोगे तो तुम्हारे हमेशा कम ऑपरेशन लगेंगे, बट वी हैव टू प्रूव कि हाँ ये तुम्हारा n² नहीं जाएगा, ये तुम्हारा कुछ कम जाएगा, n² से कम जाएगा। ठीक, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, बस हम ये कह नहीं सकते कि हाँ हमेशा छोटी वाली को बड़े वाले मर्ज करोगे तो तुम्हारा कभी टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होगा। ठीक, तो बेसिकली इसका प्रूफ भी होता है। प्रूफ क्या होता है कि देखो मान लो तुम्हारा u2 को u3 में मर्ज कर रहे हो। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि जो इन दोनों में से छोटा है, जो छोटा है उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ है x, उसका साइज़ क्या है, बेसिकली उसका साइज़ है x। अब जो बड़ा होगा उसका अल्टीमेटली साइज़ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होगा, फॉर श्योर जो बड़ा होगा उसका साइज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होगा। तो अब इसको जो मर्ज करने पे जो एरे आएगी, इसको मर्ज करने पे जो एरे आएगी उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ तुम्हारा 2x या 2x से बड़ा होगा। इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, इस केस में क्योंकि तुम्हारा क्या हो सकता है, इस केस में तुम्हारा सेट बना रहे हो तुम, बेसिकली तुम इस केस में हमेशा यूनिक वैल्यूज़ रख रहे हो। तो इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इन जनरल अगर तुम्हें इसको इसमें मर्ज करना है तो हमेशा छोटे वाले को बड़े वाले मर्ज करने में फ़ायदा क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारा अगर मान लो एक छोटी वाली की वैल्यू x है तो तुम्हारे बड़े वाले की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होगी। अब तुम्हारा जो भी अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट एरे आएगी वो हमेशा 2x या उससे बड़ी होगी। ठीक, तो बेसिकली तुम ये देख सकते हो कि जब भी तुमने किसी छोटे वाले को बड़े वाले में मर्ज किया तो हमेशा जो रिजल्टेंट आया वो तुम्हारा इसका ट्वाइस आया। ठीक, अब तुम इसको फिर किसी और में मर्ज करोगे तो तुम्हारा जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा फिर क्या आएगा, फिर उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे करते करते इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो तुम देख सकते हो कि अगर मान लो तुमने k बार मर्ज किया तो 2 इंटू k का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और k बार मर्ज करने पे तुम्हारी पूरी टोटल एरे आ गई, k बार मर्ज करने पे तो तुम्हारी टोटल पूरी एरे आ जाएगी, है ना, क्योंकि जब तक पूरी एरे मर्ज नहीं हो जाएगी तब तक सारे एलिमेंट्स मर्ज नहीं हो जाएंगे, तब तक तुम मर्जिंग रोकोगे नहीं। जब तुमने मर्जिंग रोकी, लेट्स से वो k टाइम्स में तुम्हारी मर्जिंग रुक गई, अब k की वैल्यू अगर तुम निकालने की कोशिश करो तो बेसिकली 2 की पावर k इज इक्वल्स टू n, तो दैट मीन्स कि k की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, k की वैल्यू तुम्हारी होगी log बेस टू n। ठीक, तो इससे क्या निकल के आया है, इससे निकल के आया कि तुम्हारी जो मर्जिंग होगी वो तुम्हारी क्या होगी, वो तुम्हारी k टाइम्स होगी, वो तुम्हारी k टाइम्स यानी कि log n टाइम्स मर्जिंग होगी।
अब log n टाइम्स मर्जिंग करने में कितना ऑपरेशन लग रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन मर्जिंग जो होगी वो log n मर्जिंग log बेस टू n मर्जिंग होगी। और क्योंकि ये मर्जिंग किसी एक एलिमेंट की होगी तो सारे एलिमेंट्स की अगर तुम मर्जिंग का टाइम देखो तो वो तुम्हारा n log n हो जाएगा, और n log n इंटू जो मर्ज करने का टाइम एक्चुअल में लग रहा है। ठीक, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें हर एक जगह पे क्या क्या चीज़ लेके चलनी है, एक सॉर्टेड चीज़ लेके चलनी है। ठीक, और डिस्टिंक्ट, तो यानी कि देखो इस केस में हम मल्टी सेट नहीं लेंगे क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, हमें सॉर्टेड चाहिए बट हमें डिस्टिंक्ट चाहिए। तो हम क्या लेंगे, इसमें हम नॉर्मल बेसिक सेट ले सकते हैं। ठीक, तो अब सेट में मर्जिंग का क्या होगा, सेट क्योंकि हमें सॉर्टेड रखना है तो अब मर्जिंग के लिए हर एक वैल्यू को इंसर्ट करने का टाइम हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा log n हो जाएगा। तो इस केस में तुम्हारा जो मर्जिंग का टाइम है वो भी log n है। तो अब तुम्हारा अल्टीमेटली टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम तुम्हारा हो जाएगा n log n का बेसिकली स्क्वायर। तो n log स्क्वायर n तुम्हारा टाइम में सारी तुम्हारे हर एक वैल्यू की बेसिकली तुम नीचे से अगर स्टार्ट करोगे बॉटम से तो हर एक वैल्यू का तुम्हारा ये वाली सेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली बस किसी भी एक u के लिए तुम्हें आंसर करना है, तो u पे जाओ, u पे जो भी एक सेट प्रेजेंट है उसका साइज देख लो, अगर उसका साइज k से छोटा है तो यानी कि -1 रिटर्न करना है, अदरवाइज k के अगर वो है तो तुम जाके उसका पॉइंटर रिटर्न कर सकते हो, पॉइंटर पे जो भी आइटरेटर पे वैल्यू पड़ी होगी वो बेसिकली तुम ईजिली रिटर्न कर सकते हो। ठीक, तो इसमें क्या सीखने की चीज़ थी, स्मॉल टू लार्ज क्या होता है, स्मॉल टू लार्ज मर्जिंग क्या होती है, और किस तरीके से ये हमेशा तुम्हारी n log n इंटू जो मर्ज का टाइम है वो उस कॉम्प्लेक्सिटी में तुम्हारी पूरी एरे को मर्ज कर देती है। अगर तुम किसी और तरीके से मर्ज करोगे कि कभी छोटे को बड़े में मर्ज कर दो, कभी बड़े को छोटे में मर्ज कर दो, तो हमेशा तुम्हारा ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारा जो ऑपरेशन होंगे वो log n के बराबर होंगे, तो उस केस में तुम्हारा TLE आ सकता है। बट इस तरीके से मर्जिंग करोगे तो कभी TLE नहीं आएगा। ठीक, अनलेस तुम्हारा ये मर्ज का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो, मान लो तुम एक एरे को दूसरी एरे मर्ज कर रहे हो, एक एक एलिमेंट्स तुम या फिर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो जो कि तुम्हारा n टाइम ले रहा हो, तो अगर n टाइम लेगा तो फिर n log स्क्वायर n नहीं होगा, n स्क्वायर log n हो जाएगा, विच विल डेफिनेटली गिव यू TLE। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो हो सकता है तुम्हें स्मॉल टू लार्ज पहले से ना होता हो, तो मैंने बता दी इसमें कुछ खास नहीं है, बस तुम्हें मर्ज किस तरीके से कर रहे हो। तुम दो एरे, अगर तुम पेरेंट को दो सेट दे रहे हो तो पेरेंट क्या करेगा, तुम्हारा जो भी छोटा वाला सेट होगा उसको उठा के बड़े वाले में रख देगा। DSU में भी हम देखो यही करते थे कि यूनियन बाय रैंक या यूनियन बाय साइज करके जो हम DSU में जब मर्जिंग करते थे तो ये चीज़ फॉलो करते थे, है ना। तो वो चीज़ हम बस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ एक तरीका है, बस एज सच कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एल्गोरिदम नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हो, बट हाँ एक तरीका है, एल्गोरिदम कह सकते हो कि हाँ हमेशा जो क्या करोगे तुम बड़े वाले में छोटे वाले को मर्ज करने की कोशिश करोगे। ठीक, अगर इतना तुमने कर लिया, ये सारी एरे सारे सेट बना लिए हर एक पॉइंट पे, तो ये इजी है। तो इसको क्या करोगे, 3 टर्म्स में डिवाइड करोगे। पहले हर एक वैल्यू का क्या पता करना चाहोगे, हर एक u के लिए तुम पता करना चाहोगे इसका जॉर पाथ सम पता करना चाहोगे। वो कैसे करोगे, वो एक DFS में तुम सबका पता कर लोगे। फिर क्या करना चाहोगे, अब तुम नीचे से क्या करना चाहोगे, या तुम सेम DFS में भी कर सकते हो, क्योंकि देखो ये जो ऊपर से नीचे चीज़ें आ रही हैं, ठीक, ये तुम्हारा पहले काम हो जाएगा, बट ये जो तुम्हें मर्जिंग करनी है वो तुम पोस्ट ऑर्डर में मर्जिंग करोगे। पोस्ट ऑर्डर में जब तुम्हारी दोनों साइड की वैल्यू कंप्यूट हो चुकी होंगी, तब तुम वापस जब इस नोड पे आओगे तब तुम क्या करोगे, नीचे की दोनों चीज़ों की मर्जिंग यहाँ पे करोगे। और जब तुम्हें वैल्यू अपडेट करनी है वो तुम प्री ऑर्डर में कर सकते हो वैल्यू अपडेट, कि जैसे ही हम इस नोड पे गए इसकी पेरेंट की चीज़ लेके गए। ठीक, तो तुम एक DFS में भी करने का ट्राई कर सकते हो, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो 2 पास में भी कर सकते हो, बट स्टिल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n + n log स्क्वायर n विच विल नॉट गिव यू TLE। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, ये दोनों इंप्लीमेंट करके देखना। अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी चीज़ तुम्हें थ्योरेटिकली नहीं समझ में आ रही, या फिर इंप्लीमेंट करने पे कोई चीज़ ऐसा तुम्हें पार्ट लग रहा है जो कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, इट वॉज सरप्राइज फॉर यू, तो फिर क्या कर सकते हो, तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आई वुड लव टू आंसर दैट। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।